भारी बारिश हो रही थी। मुंबई की सड़कों पर गादियां पानी उद्दाते हुए निकल रही थीं। उसी बीच एक पुराना खटारा सा स्कूटर हिचकोले खाता हुआ एक आलीशान होटल के सामने रुकता है। स्कूटर से आर्यन उतरता है, जो पूरी तरह भीगा हुआ है। उसके एक हाथ में पिज्जा का बॉक्स है और दूसरे हाथ में एक छोटा सा तोहफा, जिसे उसने अपनी फटी हुई जैकेट के अंदर छिपा कर रखा था ताकि वह भीगे नहीं। आर्यन के मन में एक ही बात चल रही थी। बस कुछ ही घंटों की बात है, दादाजी ने जो 5 साल की गरीबी की शर्त रखी थी, वो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका होऊंगा। जैसे ही आर्यन होटल रॉयल पाम के मुख्य गेट की ओर बढ़ा, वहां खड़ी रही गार्ड ने उसे हाथ मारकर रोक दिया। गार्ड ने नफरत से कहा, ए ओए, पीछे के रास्ते से जा। ये अमीरों की पार्टी है, तेरे जैसे फटेहाल डिलीवरी बॉय के लिए यहां कोई जगह नहीं है। आर्यन ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं यहां डिलीवरी देने नहीं आया हूं। आज मेरी मंगेतर नेहा का जन्मदिन है, मैं उससे मिलने आया हूं। गार्ड ठाका मारकर हंसा और आर्यन को जोर से धक्का दे दिया। आर्यन कीच देच में जा गिरा। तभी होटल के चमकते हुए कांच के दरवाजों से नेहा बाहर निकली। उसने लाखों की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। उसके साथ विक्की था, जो शहर के एक बड़े बिल्डर का बेटा था। आर्यन को कीचड़ में देख नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाई, आर्यन, तुम यहां इस हालत में क्या कर रहे हो? और ये सड्डा हुआ पिज्जा बॉक्स, क्या तुम मेरी इज्जत का कचरा करने की कसम खाकर आए हो? आर्यन संभल कर खड़ा हुआ और बोला, नेहा, जन्मदिन मुबारक हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वो डायमंड के झुमके लाया हूं जो तुम्हें पसंद थे। मैंने पिछले 6 महीने से दिन रात काम करके ये पैसे जोड़े थे। विक्की ने हंसते हुए आर्यन के हाथ से वो डिब्बा छीना और उसे खोल कर देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, सिर्फ 6 महीने? इतने छोटे हीरे तो मेरी कुतिया के पट्टे में भी नहीं लगे होते। विक्की ने वो झुमके वहीं कीचड़ में फेंक दिए। नेहा ने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं और ठंडी आवाज में बोली, आर्यन, हमारा रिश्ता आज यहीं खत्म होता है। मैंने सोचा था तुम मेहनत करके कुछ बद्दा करोगे, लेकिन तुम तो अपनी औकात से बाहर ही नहीं निकल पाए। मुझे लग्जरी चाहिए, संघर्ष नहीं। विक्की ने मुझे आज ही एक ब्रांड न्यू ऑडी गिफ्ट की है, और तुम तो एक पिज्जा के पैसे भी अपनी जेब से नहीं भर सकते। चले जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विक्की ने अपनी जेब से कुछ मुद्दे तुड्डे नोट निकाले और आर्यन के चेहरे पर दे मारे। ये ले टिप, और इससे कोई ढंग का साबुन खरीद कर नहा लेना। विक्की ने हंसते हुए कहा और नेहा को लेकर अपनी बीएमडब्ल्यू में बैठ गया। आर्यन चुपचाप खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कीचड़ डैच में गिरे हुए नोटों को हाथ भी नहीं लगाया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन के पुराने फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था, सीक्रेट ट्रस्टी। आर्यन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और सम्मानित आवाज आई, छोटा मालिक, मुबारक हो। रात के 12 बज चुके हैं। आपकी 5 साल की परीक्षा और वनवास आज समाप्त हुआ। अब आप आजाद हैं। आपके नाम का ब्लैक सेंचुरियन कार्ड एक्टिवेट कर दिया गया है और खन्ना, साम्राज्य की सारी संपत्तियां अब आपके नियंत्रण में हैं। उसी वक्त होटल के गेट पर 3 काली रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से काले सूट पहने कई गार्ड्स और एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरा। वही गार्ड जिसने आर्यन को धक्का दिया था, अब डर के मारे कांप रहा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति आर्यन के पास आया और गहरी इज्जत के साथ अपना सिर झुकाया। उसने कहा, मिस्टर आर्यन खन्ना, खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन का स्वागत है। ये होटल अब आपका है। आपका पहला हुक्म क्या है? आर्यन ने अपनी आंखों से पानी पोंछा। उसकी नजरें अब बाज की तरह तेज थीं। उसने शांत स्वर में कहा, सबसे पहले इस होटल की गेस्ट लिस्ट चेक करो। विक्की और नेहा को अभी के अभी बाहर निकालो और उन्हें ब्लैक लिस्ट करो। और हां, जो झुमके उन्होंने कीचड़ी में फेंके थे, मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक विक्की का पूरा खानदान उसी कीचड़ी में खद्दा होकर उन्हें ढूंढ रहा हो। पूरी दुनिया के लिए आर्यन अब एक मामूली डिलीवरी बॉय नहीं था, बेनाम वारिस लौट आया था। अगले एपिसोड में
क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा कि जिस आर्यन को उसने ठुकराया वही उस होटल का मालिक है जहां वह पार्टी कर रही थी। होटल इद रॉयल पैम के मैनेजर और गार्ड्स के होश उड़े हुए थे। वही लड़का जिसे कुछ देर पहले धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, अब तीन तीन रोल्स रॉयस गाड़ियों के काफिले के बीच खद्दा था। आर्यन का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब गरीबी की लाचारी नहीं, बल्कि साम्राज्य संभालने वाले उत्तराधिकारी की चमक थी। मैनेजर ने कांपते हुए कहा, सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें अंदाजा नहीं था कि आप। आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया और ठंडे लहजे में कहा, अंदाजा तो अब होगा। जाओ, पार्टी में जाकर विक्की और नेहा से कहो कि उनकी ऑडी कार को होटल के बाहर से हटा दिया गया है, क्योंकि अब वो जगह मेरी रोल्स रॉयस के लिए बुक है। होटल के अंदर नेहा और विक्की शैंपेन के गिलास हाथ में लिए अपने दोस्तों के साथ आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। तभी होटल का मैनेजर वहां पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पद्धा हुआ था। उसने विक्की के पास जाकर कहा, मिस्टर विक्की, मुझे माफ करें, लेकिन आपको और आपके दोस्तों को ये पार्टी अब भी छोड़ देनी होगी। आपको तुरंत होटल से बाहर निकलना होगा। विक्की भद्दक गया। दिमाग खराब है तुम्हारा? जानते हो मैंने इस पार्टी के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं, और मेरे डैड इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं। मैनेजर ने सख्ती से कहा, आपके डैड कोई भी हो, लेकिन इस होटल के नए मालिक का आदेश है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। आपकी ऑडी कार को टो करके कूड़े के ढेर के पास खड़ा कर दिया गया है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। नेहा ने हैरान होकर पूछा, नया मालिक कौन है वो? मैनेजर ने पीछे की ओर इशारा किया। हॉल के बड़े दरवाजे खुले और आर्यन अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अब वह भीगा हुआ और फटाहाल नहीं था। उसने एक कीमती इटालियन सूट पहना था, जिसे कार में आते वक्त उसके पीए ने उसे दिया था। उसके पीछे 6 लंबे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। नेहा के हाथ से शैंपेन का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। उसकी जुबान जैसे लकवा मार गई हो। आर्यन, तुम, ये सब क्या नाटक है? आर्यन उसके करीब आया, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुमने कहा था ना कि मेरी औकात तुम्हारे एक रात के पार्टी बिल के बराबर भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी औकात ही बदल दूं। ये होटल जिसमें तुम खड्डी हो अब मेरा है, और जिस विक्की के पैसों पर तुम उछल रही थी उसकी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे ट्रस्ट ने 5 मिनट पहले खरीद लिए हैं। विक्की चिल्लाया, झूठ बोल रहा है ये, इसकी इतनी हिम्मत? विक्की ने अपने पिता को फोन लगाया। उधर से उसके पिता की चीखने की आवाज आई, विक्की, तूने किससे पंगा ले लिया? मार्केट में कोई अनजान ग्रुप हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं। विक्की का फोन उसके हाथ से छूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। आर्यन ने नेहा की तरफ देखा, जो अब रोने लगी थी। उसने कीच डच में सना हुआ वही छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला जिसे उसने साफ कर लिया था। उसने वो बॉक्स नेहा के पैरों के पास फेंका और कहा, ये झुमके तुम्हारी पसंद के थे, लेकिन अब तुम्हारी हैसियत इन्हें पहनने की नहीं रही। मैनेजर, इन सबको बाहर निकालो। गार्ड्स ने विक्की और नेहा को बाहों से पकड़ रखकर घसीटते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। सड़कों पर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस बार कीचड़ में आर्यन नहीं, बल्कि नेहा और विक्की गिरे हुए थे। आर्यन होटल की बालकनी से उन्हें देख रहा था। उसका फोन फिर बजा। उसके दादाजी के वफादार वकील का फोन था। छोटा मालिक, बदला तो शुरू हो गया है, लेकिन संभल कर रहिएगा। आपके चाचा और चचेरे भाई को खबर लग गई है कि खन्ना साम्राज्य का असली वारिस मिल गया है। वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्यन ने फोन काटा और अंधेरे आसमान की ओर देखकर बोला, आने दो उन्हें। अब तक मैंने सिर्फ गरीबी देखी थी, अब वो मेरी दुश्मनी देखेंगे। अगले एपिसोड में आर्यन के घर वापसी की खबर से पूरे खन्ना परिवार में खलबली मच जाती है। आर्यन के सौतेले भाई उसे जान से मारने की साजिश रचते हैं, जबकि नेहा एक नई चाल चलती है। होटल एद रॉयल पाम के बाहर की सड़क पर सन्नाटा था। नेहा और विक्की बारिश में भीग रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आर्यन भीग रहा था। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने कल तक कचरा समझा था, वह पूरे शहर का मालिक बनकर उभरेगा। विक्की बौखलाया हुआ था। उसने गुस्से में सड़क पर पड़ी एक ईंट उठाई और चिल्लाया, आर्यन,
तूने मेरे बाप का बिजनेस बर्बाद किया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट की तरफ बढ़ा, काले सूट पहने कमांडोज ने उसे घेर लिया। एक कमांडो ने विक्की का हाथ मरोड़ कर उसे जमीन पर गिरा दिया। आर्यन बालकनी से यह सब देख रहा था। उसने हाथ के इशारे से कमांडोज को रुकने को कहा। वह नीचे आया और विक्की के करीब जाकर झुककर बोला, मारना इतना आसान नहीं है विक्की, मरने के लिए भी जिगर चाहिए, और तू तो सिर्फ अपने बाप के पैसों पर पलने वाला एक पालतू कुत्ता है। आज से तेरा बुरा वक्त शुरू होता है। आर्यन अपनी रोल्स रॉयस में बैठा और ड्राइवर से कहा, खन्ना मेंशन चलो। खन्ना मेंशन शहर का सबसे बड़ा और आलीशान बंगला, जहां आर्यन का बचपन बीता था। जैसे ही गाड़ियों का काफिला मेंशन के गेट पर पहुंचा, वहां हलचल मच गई। मेंशन के अंदर आर्यन के चाचा विक्रम खन्ना और उनका बेटा आकाश डिनर कर रहे थे। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, डैड, ये बाहर इतना शोर क्यों है, और ये गाड़ियां किसकी हैं? तभी दरवाजा खुला और आर्यन ने अंदर कदम रखा। उसे देखते ही विक्रम खन्ना के हाथ से वाइन का गिलास छूटकर गिर गया। आकाश अपनी कुर्सी से खड्डा हो गया। आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 5 साल पहले ही बेदखल कर दिया गया था, विक्रम ने हकलाते हुए कहा। आर्यन ने बिना किसी डर के डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने शांत भाव से कहा, चाचा जी, 5 साल का वनवास पूरा हुआ। दादाजी की वसीयत के मुताबिक जो भी पोता गरीबी की उस परीक्षा को पार कर लेगा, वही इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वापस आ गया हूं। आकाश गुस्से में चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, दादाजी पागल हो गए थे। हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। ये घर, ये बिजनेस सब हमारा है। आर्यन ने मेज पर एक फाइल फेंकी। ये रहे कागजात। आज शाम 6 बजे से खन्ना ग्रुप की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम ट्रांसफर हो चुकी है। और हां, कल सुबह तक तुम दोनों को ये घर खाली करना होगा। मैंने सुना है शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा चौल खाली है। तुम दोनों के लिए वहां का किराया मैंने एडवांस में दे दिया है। विक्रम खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आर्यन के पिता के साथ गद्दारी की थी और उसे उम्मीद थी कि आर्यन गरीबी में ही मर जाएगा। लेकिन अब पासा पलट चुका था। आर्यन उठा और अपने पुराने कमरे की ओर जाने लगा। जाते जाते वह रुका और बोला, आकाश, कल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। मुझे हिसाब चाहिए कि पिछले 5 सालों में तुमने कंपनी के कितने पैसे जुए और क्लबों में उड़ाए हैं। एक एक पैसे की वसूली करूंगा। आर्यन अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसकी मां की एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसने तस्वीर को छुआ और फुसफुसाया, मां, मैंने अपना पहला कदम रख दिया है। जिन्होंने हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, अब उनकी बारी है। उधर नेहा अपने घर के अंधेरे कमरे में बैठी सोच रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन पछतावा कम और लालच ज्यादा था। उसने अपना फोन उठाया और आर्यन को मैसेज टाइप करने लगी। आर्यन, मुझे माफ कर दो। विक्की ने मुझे मजबूर किया था। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। तभी आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, मिस्टर आर्यन खन्ना, आपको लग रहा है कि आपने जीत हासिल कर ली? अभी तो खेल शुरू हुआ है। असली दुश्मन घर के अंदर नहीं, बाहर है। संभल कर रहिएगा। फोन कट गया। आर्यन की आंखों की नींद उड़ डेच गई। उसे समझ आ गया कि यह सफर जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगले एपिसोड में क्या आर्यन नेहा के झूठे प्यार के जाल में फिर फंसेगा? और कौन है वो अनजान दुश्मन जो आर्यन की जान के पीछे पड़? रात का सन्नाटा गहरा चुका था। आर्यन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में वो अनजान नंबर का फोन था जिससे अभी अभी उसे धमकी मिली थी। उसने अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ खन्ना ग्रुप के वफादार शर्मा जी को बुलाया। शर्मा जी कमरे में दाखिल हुए और सिर झुकाकर बोले, जी छोटे मालिक। आर्यन ने फोन उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, इस नंबर को ट्रेस करो। जिसने भी ये कॉल किया है उसे पता होना चाहिए कि अब वह किसी मामूली डिलीवरी बॉय से नहीं बल्कि आर्यन खन्ना से बात कर रहा है। और हां, नेहा का कोई भी कॉल या मैसेज मेरे पास नहीं पहुंचना चाहिए। अगली सुबह आर्यन एक कस्टमाइज्ड 3 पीस सूट पहनकर नीचे उतरा। हॉल में विक्रम और आकाश अपना सामान समेट रहे थे।
उनके चेहरों पर आर्यन के लिए नफरत साफ दिख रही थी। आकाश ने आर्यन के पास से गुजरते हुए फुसफुसाकर कहा, यह जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी आर्यन। ऊंचाइयों से गिरने का मजा ही कुछ और होता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गिरने का डर उन्हें होता है आकाश, जो लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं। मैं सीढ़ियां चढ़कर आया हूं। अगली बार जब सड़क पर मिलो तो नजरें नीची रखना। जैसे ही आर्यन खन्ना ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा, पूरे स्टाफ में हड्डकंप मच गया। हजारों कर्मचारी लाइन में खड़े होकर अपने नए बॉस का इंतजार कर रहे थे। आर्यन जैसे ही कार से उतरा, कैमरा फ्लैशेस और मीडिया के सवालों की बाढ़ आ गई। मिस्टर आर्यन, क्या यह सच है कि आप पिछले 5 साल से एक डिलीवरी बॉय बनकर रह रहे थे? क्या आप विक्की मल्होत्रा की कंपनी को पूरी तरह बर्बाद करने वाले हैं? आर्यन ने मीडिया की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन कही, आज से खन्ना ग्रुप की पुरानी नीतियां खत्म। अब हम सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, हम उन लोगों का हिसाब करेंगे जिन्होंने हमें कमजोर समझने की गलती की। आर्यन कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ, जहां शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स बैठे थे। तभी दरवाजा खुला और सबको हैरान करते हुए नेहा अंदर दाखिल हुई। उसने बहुत ही शालीन और सादगी भरी सादी पहनी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। बोर्ड मेंबर्स फुसफुसाने लगे। आर्यन की भौहें तन गईं। मिस नेहा, ये बिजनेस मीटिंग है, आप यहां क्या कर रही हैं? नेहा रोते हुए उसके कदमों के पास बैठ गई और सबके सामने बोली, आर्यन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन विक्की ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। उसने मेरे डैड का घर गिरवी रख दिया है। मैं कहां जाऊं? पूरा बोर्ड रूम सन्न था। आर्यन को पता था कि नेहा झूठ बोल रही है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने अभी उसे धक्के मारकर निकाला तो मीडिया में उसकी छवि एक निष्ठुर और अहंकारी अमीर की बन जाएगी। आर्यन उठा, नेहा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खद्दा किया। उसने नेहा के कान में धीरे से कहा, एक्टिंग अच्छी है नेहा, लेकिन स्क्रिप्ट पुरानी हो गई है। तुम्हें मदद चाहिए ना? ठीक है, आर्यन ने जोर से कहा। मैनेजर, नेहा को हमारी कंपनी के आर्काइव सेक्शन, पुराने कबाड़ डेच फाइलों का विभाग में एक मामूली क्लर्क की नौकरी दी जाए। इसे वहीं रहने का कमरा दिया जाए। आखिर पुरानी पहचान इतनी जल्दी नहीं छूटती। नेहा का चेहरा उतर गया। वह यहां मालकिन बनने की उम्मीद में आई थी, लेकिन आर्यन ने उसे अपनी ही कंपनी में सबसे निचले दर्जे पर रख दिया था। शाम को जब आर्यन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, शर्मा जी अंदर आए। उनका चेहरा गंभीर था। मालिक, कॉल ट्रेस हो गया है। वो नंबर किसी लोकल गुंडे का नहीं था। वो कॉल सिंघानिया मेंशन से आया था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। सिंघानिया यानी मेरे पिता के सबसे बड़े बिजनेस राइवल जगन सिंघानिया। शर्मा जी ने आगे कहा, सिर्फ यही नहीं सर, जगन सिंघानिया ने आज दोपहर आपके चाचा विक्रम खन्ना से एक गुप्त मुलाकात की है। वो दोनों मिलकर कल होने वाली सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट की नीलामी में आपको नीचा दिखाने की योजना बना रहे हैं। आर्यन की उंगलियां टेबल पर थिरकने लगीं। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चाचा जी ने अभी भी सबक नहीं सीखा। सिंघानिया को लगता है कि वो शेर के इलाके में घुसकर शिकार कर लेगा। कल की नीलामी में सिर्फ जमीन नहीं बिकेगी, सिंघानिया का घमंड भी नीलाम होगा। अगले एपिसोड में नीलामी ऑक्शन का दिन आता है। क्या आर्यन सिंघानिया और अपने चाचा की मिली भगत को नाकाम कर पाएगा? और नेहा कंपनी के अंदर रहकर कौन सी नई साजिश? शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम के बाहर महंगी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। आज सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट की नीलामी थी, जो 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। पूरे बिजनेस जगत की निगाहें इस बात पर थीं कि क्या 24 साल का आर्यन खन्ना जगन सिंघानिया जैसे पुराने खिलाड़ी का सामना कर पाएगा। आर्यन अपनी रोल्स रॉयस से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तभी सामने से जगन सिंघानिया अपनी काली एसयूवी से निकला। उसके साथ आर्यन के चाचा विक्रम खन्ना भी थे, जो अब सिंघानिया के सलाहकार बन गए थे। जगन सिंघानिया ने हंसते हुए आर्यन का रास्ता रोका और कहा, सुना है कल तक तुम सड़क पर पिज्जा बांट रहे थे। बेटा, बिजनेस और पिज्जा डिलीवरी में फर्क होता है। यहां बोली पैसों से नहीं, अनुभव से लगाई जाती है। वापस चले जाओ, वरना कल फिर सड़क पर आ जाओगे।
आर्यन ने जगन की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, अनुभव अक्सर इंसान को अहंकारी बना देता है सिंघानिया साहब, और अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि सड़क से उठकर आया हुआ इंसान कितनी गहराई तक जा सकता है। नीलामी शुरू हुई। हॉल खचाखच भरा था। नीलामी करने वाले अधिकारी ने चिल्लाकर कहा, प्रोजेक्ट की शुरुआती बोली 5,000 करोड़ से शुरू होती है। विक्की मल्होत्रा का पिता, जो सिंघानिया का चमचा था, चिल्लाया, 6,000 करोड़। जगन सिंघानिया ने तुरंत कहा, 10,000 करोड़। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जगन ने पलटकर आर्यन को देखा और मुस्कुराया। आर्यन चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। 15,000 करोड़। आर्यन की आवाज हॉल में गूंजी। विक्रम खन्ना ने अपने दांत पीसते हुए सिंघानिया के कान में कहा, इसके पास इतनी लिक्विड कैश नहीं होगी, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। आप बोली, बढ़ाइए। सिंघानिया ने हाथ उठाया। 20,000 करोड़। आर्यन ने बिना पलक झपकाए कहा, 30,000 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। 30,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी। सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। उसने अपनी सारी ताकत झोंकते हुए कहा, 45,000 करोड़। यह सिंघानिया की लिमिट थी। उसने सोचा कि अब आर्यन चुप हो जाएगा। आर्यन धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपना कोट बटन बंद किया और माइक की ओर झुका। 50,000 करोड़। और साथ ही मैं खन्ना ग्रुप की ओर से यह घोषणा करता हूं कि हम सिंघानिया ग्रुप के पिछले साल के पेंडिंग टैक्स और बैंक लोन की जानकारी भी सरकार को सौंप रहे हैं। जगन सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन ने एक फाइल हवा में लहराई। सिंघानिया साहब, जब आप मेरे चाचा के साथ मिलकर मुझे हराने की साजिश रच रहे थे, तब मेरे आदमी आपकी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक से जो लोन लेने की कोशिश की है, वो फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है। अब आप बोली क्या लगाएंगे? आपकी तो कंपनी सील होने वाली है। तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे खुले और पुलिस के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जगन सिंघानिया और विक्रम खन्ना को घेर लिया। अधिकारी ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप पर 2,000 करोड़ के घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप है। आपको हमारे साथ चलना होगा। पूरा मीडिया आर्यन की तरफ दौड़ पड़ा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। उधर कंपनी के आर्काइव सेक्शन में बैठी नेहा यह सब टीवी पर देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा था कि आर्यन हार जाएगा और वह सिंघानिया की मदद से वापस ऊपर आएगी, लेकिन आर्यन ने तो सबको तहस नहस कर दिया। तभी नेहा के पास एक नकाबपोश आदमी आया और उसकी टेबल पर एक लिफाफा रख दिया। नेहा ने पूछा, कौन हो तुम? नकाबपोश ने दबी हुई आवाज में कहा, आर्यन खन्ना को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, उसकी मां की वसीयत। अगर तुम वो वसीयत चुरा सको तो आर्यन अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? नेहा की आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। मुझे क्या मिलेगा? आर्यन की बर्बादी और आधी जायदाद, नकाबपोश ने जवाब दिया। आर्यन अपनी जीत का जश्न मनाकर घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक एक्सीडेंट दिखा। एक लड़की सड़क पर लहूलुहान पड़ी थी। आर्यन ने कार रुकवाई और उसकी मदद के लिए भागा। जैसे ही उसने उस लड़की का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। वो लड़की बिल्कुल उसकी मां जैसी दिखती थी, जो 10 साल पहले एक रहस्यमयी हादसे में गायब हो गई थी। अगले एपिसोड में कौन है ये रहस्यमयी लड़की जो आर्यन की मां की हम शक्ल है? क्या यह भी आर्यन के दुश्मनों की कोई नई चाल है? और क्या नेहा वसीयत चुराने में कामयाब हो? बारिश की बूंदें सड़क पर खून के धब्बों को धो रही थीं। आर्यन ने जैसे ही उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चेहरा, वही नाक नक्श, वही मासूमियत, वो बिल्कुल उसकी मां सावित्री खन्ना की तरह दिखती थी। मां? आर्यन के मुंह से अनजाने में निकला, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी मां को गुजरे 10 साल हो चुके थे। यह कैसे संभव था? आर्यन ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुलाया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, गाड़ी निकालो, हम इसे खुद अपने हॉस्पिटल ले जाएंगे। आर्यन उस लड़की को लेकर अपने निजी अस्पताल पहुंचा। शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम काम पर लग गई।
आर्यन बाहर गलियारे में बेचैनी से टहल रहा था। तभी शर्मा जी वहां पहुंचे। शर्मा जी, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाओ। यह कौन है, कहां से आई है और इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? आर्यन ने कड़क आवाज में आदेश दिया। शर्मा जी ने झुककर कहा, जी छोटे मालिक, लेकिन एक और खबर है। नीलामी के बाद विक्रम खन्ना जेल तो नहीं गए, उन्होंने जमानत करवा ली है और अब वो सीधे सिंघानिया के गुप्त फार्म हाउस पर छिपे हैं। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, उन्हें भागने दो। घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा दें ताकि मैं उन्हें एक ही बार में कुचल सकूं। तभी डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर खन्ना, लड़की अब खतरे से बाहर है। उसे गहरी चोटें आई थीं, लेकिन वह बच गई। हालांकि उसे होश आने पर ही पता चलेगा कि उसे कुछ याद है या नहीं। आर्यन आईसीयू के अंदर गया। बेड पर लेटी उस लड़की का चेहरा देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। तभी उसे लड़की के गले में एक लॉकेट दिखा। उसने कांपते हाथों से उस लॉकेट को खोला। अंदर एक धुंधली तस्वीर थी। उस तस्वीर में वह लड़की एक छोटे बच्चे के साथ थी। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी कोई बहन भी थी जिसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया गया? उधर खन्ना मेंशन के पिछले हिस्से में नेहा अंधेरे का फायदा उठाकर आर्यन के स्टडी रूम की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में नकाबपोश द्वारा दी गई एक मास्टर की थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन सत्ता और पैसों का लालच उसके डर से बढ़ा था। नेहा कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने अलमारी और फाइलों को खंगालना शुरू किया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक बड्ढी पेंटिंग के पीछे छिपी एक तिजोरी पर पड़ी। यही होगी वो तिजोरी। नेहा ने बड़बड़ाते हुए चाबी लगाई। तिजोरी खुल गई। अंदर कुछ गहने और एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, आर्यन की अमानत, सावित्री खन्ना। जैसे ही नेहा ने वो लिफाफा उठाया, कमरे की लाइट जल गई। नेहा बुरी तरह चौंक गई और पीछे पलटी। वहां कोई और नहीं बल्कि आर्यन का सौतेला भाई आकाश खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। तो तुम भी वहीं ढूंढ रही हो जो मैं ढूंढ रहा हूं? आकाश ने ठंडी आवाज में कहा। नेहा कांपते हुए बोली, आकाश, मैं तो बस। चुप रहो। आकाश आगे बढ़ा और नेहा के हाथ से लिफाफा छीन लिया। आर्यन को लग रहा है कि वो जीत गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी असली कमजोरी इस कागज में छिपी है। इस वसीयत के मुताबिक अगर आर्यन का कोई और भाई या बहन जीवित पाया जाता है तो जायदाद के 2 हिस्से होंगे, और अगर आर्यन की मौत हो जाती है तो सब कुछ उस दूसरे वारिस का होगा। नेहा की आंखें फैल गईं। लेकिन आर्यन का तो कोई भाई बहन नहीं है। आकाश जोर से हंसा। यही तो दुनिया जानती है नेहा, लेकिन आज रात जो लाडची आर्यन को मिली है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। उसे हमने ही वहां भेजा था। अस्पताल में उस लाड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आर्यन उसके बेड के पास ही बैठा था। लड़की ने आर्यन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका हाथ थाम लिया। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा नाम अनाया है। मां ने मुझे मरते वक्त कहा था कि एक दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे। उन्होंने मुझे छिपा कर रखा था क्योंकि वो जानती थी कि खन्ना परिवार के दुश्मन हमें जीने नहीं देंगे। तभी आर्यन के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में आकाश दिख रहा था और उसके बगल में नेहा खड़ी थी। आकाश ने हंसते हुए कहा, आर्यन, अपनी नई बहन से मिलकर खुशी हुई ना? लेकिन अफसोस, वो तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी तबाही की चाबी है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो कल सुबह तक सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना अनाया के शरीर में जो दवा ड्रिप के जरिए जा रही है वो उसे अगले 12 घंटे में खत्म कर देगी। आर्यन ने झटके से अनाया के हाथ में लगी ड्रिप की तरफ देखा। ड्रिप का रंग धीरे धीरे नीला पड़ी डीडीएच रहा था। अगले एपिसोड में, क्या अनाया वाकई आर्यन की बहन है या आकाश की कोई चाल? क्या आर्यन अपनी जायदाद देकर अनाया की जान बचाएगा या उसके पास कोई तीसरा रास्ता है? अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ आर्यन की तेज होती धड़कनें और ड्रिप की गिरती बूंदों की आवाज चीर रही थी। आर्यन ने देखा कि अनाया के हाथ में लगी ड्रिप की नली में खून नहीं, बल्कि एक नीला जहर धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था।
आर्यन ने तुरंत डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाया और खुद ड्रिप की नली को बंद करने की कोशिश की। डॉक्टर, जल्दी देखिए, इसे क्या दिया जा रहा है? डॉक्टरों की टीम अंदर दौड़ी। चेक करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर पसीना आ गया। मिस्टर खन्ना, ये तो कोबाल्ट टॉक्सिन है। यह नसों को जमा देता है। अगर अगले 30 मिनट में इसका एंटीडोज नहीं दिया गया तो अंग काम करना बंद कर देंगे। लेकिन यह जहर हमारे अस्पताल के स्टॉक में था ही नहीं। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे समझ आ गया कि आकाश और नेहा ने अस्पताल के अंदर भी अपने मोहरे बिछा रखे थे। तभी उसके फोन पर फिर से आकाश का कॉल आया। आकाश दूसरी तरफ से ठाका मारकर हंसा। आर्यन, घड़ी की सुइयां देख रहे हो? एंटीडोज मेरे पास है। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले ब्लैक हिल की पुरानी फैक्ट्री पर आओ। और हां, अगर पुलिस या अपने गार्ड्स को साथ लाए तो अनाया की मौत की खबर तुम्हें पहले मिलेगी। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए शर्मा जी को इशारा किया। शर्मा जी समझ गए कि क्या करना है। आर्यन ने अपनी कार की चाबी उठाई और अस्पताल से बाहर निकल गया। उधर ब्लैक हिल की पुरानी फैक्ट्री में अंधेरा था। नेहा वहां खड़खड़ी कांप रही थी। उसने सोचा था कि वह सिर्फ वसीयत चुराएगी, लेकिन वह हत्या की साजिश में फंस चुकी थी। आकाश, अगर उसे कुछ हो गया तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, नेहा ने डरे हुए स्वर में कहा। आकाश ने उसे धक्का देकर चुप कराया। डरपोक औरत, एक बार सारी जायदाद मेरे नाम हो गई तो पुलिस मेरी जेब में होगी, और वैसे भी आर्यन खुद यहां आकर अपनी मौत को गले लगाएगा। तभी फैक्ट्री के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हेडलाइट्स की रोशनी सीधे आकाश की आंखों पर पड़ती। आर्यन कार से बाहर निकला। उसके हाथ खाली थे और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। एंटीडोज कहां है? आर्यन ने शांत स्वर में पूछा। आकाश ने एक छोटी शीशी लहराई। पहले इन कागजात पर दस्तखत करो। खन्ना ग्रुप की सारी पावर, सारे बैंक अकाउंट्स और ये घर सब मेरा होगा, और साथ ही तुम शहर छोड़ कर हमेशा के लिए चले जाओगे। आर्यन धीरे धीरे कागजात की तरफ बढ़ा। नेहा उसे देख रही थी। उसे पहली बार आर्यन के लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने अपना मन कड़ा कर लिया। आर्यन ने पेन उठाया और जैसे ही दस्तखत करने वाला था, वह रुक गया। आकाश, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सोचा कि मैं यहां अकेला आया हूं। आकाश हंसा। मैंने तुम्हारे जीपीएस को जैम कर दिया है। तुम्हारे गार्ड्स यहां नहीं पहुंच सकते। आर्यन मुस्कुराया। मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं डिलीवरी बॉय था। मैंने उन 5 सालों में सिर्फ पिज्जा डिलीवर नहीं किया। मैंने उन गलियों के उन लोगों से दोस्ती की जिन्हें तुम कीधा मकौधा समझते हो। अचानक फैक्ट्री की छतों और खिड़कियों से दर्जनों लोग कूदकर अंदर आने लगे। ये कोई प्रोफेशनल कमांडो नहीं थे, बल्कि शहर के वो आम लोग थे जिनकी आर्यन ने मुसीबत में मदद की थी। टैक्सी ड्राइवर, मैकेनिक और गली के लड़के। उनके हाथों में हॉकी स्टिक्स और लोहे की रॉड थी। आकाश घबरा गया। ये सब क्या है? आर्यन ने बिजली की तेजी से आकाश के हाथ पर वार किया और जहर की शीशी छीन ली। ये वो लोग हैं जिनके लिए तुम जैसे लोग अदृश्य, इनविजिबल हैं। लेकिन आज यही अदृश्य लोग तुम्हारी बर्बादी की गवाह बनेंगे। आर्यन ने तुरंत वो शीशी अपने एक वफादार आदमी को दी। इसे अभी अस्पताल पहुंचाओ, अनाया की जान बचनी चाहिए। आकाश ने अपनी गन निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, पीछे से एक भारी आवाज आई। बंदूक नीचे डालो आकाश। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आर्यन के दादाजी के वफादार वकील मिस्टर खन्ना के पुराने मित्र की थी। उनके साथ पुलिस की एक बड़ी टीम थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा, आकाश खन्ना और नेहा, आप दोनों को हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नेहा रोने लगी और आर्यन के पैरों में गिर गई। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मुझे मजबूर किया गया था। आर्यन ने अपना पैर पीछे खींच लिया। नेहा, कीचड़ में तुम पहले भी गिरी थी, लेकिन तब सिर्फ तुम्हारे कपड़े गंदे थे। आज तुम्हारी रूह गंदी हो चुकी है। ले जाओ इन्हें। जब पुलिस उन्हें ले गई तो आर्यन वहीं अकेला खड़ी दीदा रहा। तभी शर्मा जी का फोन आया। छोटे मालिक, अनाया को एंटीडोज दे दिया गया है। वह अब ठीक है, लेकिन क्या शर्मा जी? आर्यन ने पूछा। डीएनए टेस्ट की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है सर। अनाया आपकी सगी बहन नहीं है।
आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तो फिर वो कौन है? और उसके पास मेरी मां की तस्वीर वाला लॉकेट कहां से आया? शर्मा जी की आवाज कांप रही थी। सर, रिपोर्ट के मुताबिक अनाया आपकी बहन नहीं, बल्कि आपकी मां की सौतेली बेटी है। यानी आपके पिता का कोई और भी परिवार था जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा था कि दुश्मन बाहर हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता का अतीत ही सबसे बड़ा राज बनकर सामने आएगा। अगले एपिसोड में कौन थी वो औरत जिससे आर्यन के पिता ने गुपचुप रिश्ता रखा था? क्या अनाया आर्यन की दोस्त बनेगी या दुश्मन? और क्या आर्यन अपनी मां के साथ हुए धोखे का बदला अपने पिता के अतीत से? रात के सन्नाटे में अस्पताल का गलियारा और भी भयानक लग रहा था। आर्यन पत्थर की मूरत बना खदीदीदा था। शर्मा जी की बातों ने उसके अस्तित्व की बुनियाद हिला दी थी, जिसे वह अपनी सगी बहन समझकर जान पर खेल गया। वह उसके पिता के किसी गुप्त रिश्ते की निशानी थी। सौतेली बेटी, यानी मेरे पिता ने मेरी मां को धोखा दिया था। आर्यन की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। शर्मा जी ने धीमे से कहा, मालिक, वसीयत के कुछ पन्ने जो अब तक गायब थे, उनमें जिक्र है कि आपके पिता स्वर्गीय मिस्टर शेखर खन्ना अपनी मौत से पहले किसी छाया नाम की महिला की मदद कर रहे थे। अनाया उसी की बेटी है। आर्यन बिना कुछ बोले अनाया के कमरे की ओर बढ़ा। अनाया को होश आ चुका था। वह कमजोर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। भाई, आप आए? मुझे लगा मैं अब कभी नहीं जागूंगी, अनाया ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने उसके पास जाकर लॉकेट दिखाया। सच बताओ अनाया, तुम कौन हो? एक और ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? मुझे सच चाहिए, वरना इसी वक्त तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनाया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिसकते हुए कहा, मां ने कहा था कि आप बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे मरते वक्त बताया था कि मैं खन्ना खानदान का हिस्सा हूं, लेकिन एक कलंक के रूप में। मेरे पिता आपके पिता ही थे, आर्यन। मेरी मां उनकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन दादाजी के दबाव में उन्होंने आपकी मां से शादी कर ली। मेरी मां को शहर से बाहर भेज दिया गया, जहां मैं गुमनामी में पली बढ़ी। आर्यन का दिल पसीज गया, लेकिन दिमाग उसे सचेत कर रहा था। अगर तुम सच कह रही हो, तो आकाश को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? अनाया ने सिर झुका लिया। आकाश ने मुझे ढूंढ निकाला था। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी, तो वो मुझे मेरा हक दिलाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ही जहर दे देगा। आर्यन भाई, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मैं बस एक परिवार चाहती थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गया कि अनाया भी एक मोहरा थी, जिसे उसके अपनों ने ही इस्तेमाल किया था। उसने अनाया का हाथ थाम लिया और कहा, तुम तब तक यहीं रहोगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन याद रखना, खन्ना मेंशन में सिर्फ सच के लिए जगह है। अगली सुबह आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा धड़-धड़ाते हुए खुला। पुलिस की एक टीम अंदर आई, लेकिन उनके साथ कोई मुजरिम नहीं था। मिस्टर आर्यन खन्ना, हमें एक शिकायत मिली है, इंस्पेक्टर ने कहा। आर्यन ने भौहें सिकोड़ दी। कैसी शिकायत और किसने की है? इंस्पेक्टर ने एक फाइल मेज पर रखी। नेहा ने जेल से बयान दिया है कि आपने उसे डरा धमकाकर अपनी कंपनी में बंधक बनाकर रखा था और उस पर जानलेवा हमला करवाया है। साथ ही जगन सिंघानिया के वकीलों ने आप पर कॉरपोरेट जासूसी, कॉरपोरेट एस्पियोनाज का केस दर्ज किया है। आर्यन हंसा। ये सब गिरते हुए लोगों की आखिरी कोशिशें हैं, इंस्पेक्टर। शायद, इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, आपके बिजनेस ऑपरेशंस और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं। आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यह एक सोची समझी चाल थी। अगर उसके अकाउंट्स फ्रीज हो गए, तो खन्ना ग्रुप के हजारों प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगी। तभी शर्मा जी दौड़ते हुए अंदर आए। छोटे मालिक, अनर्थ हो गया। हमारे हेड ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा हो गए हैं। खबर उड़ी है कि खन्ना ग्रुप डूब रहा है और लोगों के निवेश किए हुए पैसे अब वापस नहीं मिलेंगे। आर्यन खिड़की के पास गया। नीचे दंगों जैसी स्थिति थी। लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और सुरक्षा गार्ड्स उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
तभी आर्यन के फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा कमरा और एक आवाज थी। कैसा लग रहा है आर्यन? कल तक तुम शहर के हीरो थे, आज तुम एक अपराधी हो। सिंघानिया और आकाश तो सिर्फ प्यादे थे, असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरा है। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं वो अतीत हूं जिसे तुम्हारे दादाजी ने दफन कर दिया था। मेरा नाम रुद्र है, तुम्हारे पिता का छोटा भाई, जिसे वसीयत से निकाल दिया गया था। अब मैं अपनी पूरी हिस्सेदारी लेने आया हूं, ब्याज समेत। आर्यन को याद आया कि उसके दादाजी अक्सर एक बागी बेटे का जिक्र करते थे जिसे घर से निकाल दिया गया था। वह रुद्र वापस आ गया था और उसने आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। शर्मा जी, कार तैयार कीजिए, हमें उस जगह जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था, दादाजी के पुराने फार्म हाउस पर। वहां एक गुप्त तिजोरी है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। जैसे ही आर्यन ऑफिस से बाहर निकलने लगा, भीड़च ने उसकी कार को घेर लिया। लोग गालियां दे रहे थे और कार के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच से एक पुरानी जीप आई। उसमें अनाया बैठी थी, उसके सिर पर अभी भी पट्टियां बंधी थीं। उसने हाथ में एक मेगाफोन लिया और चिल्लाई, रुको, आर्यन खन्ना ने चोरी नहीं की है, ये सब झूठ है, मेरे पास सबूत है। भीड़ी पल भर के लिए रुकी। आर्यन ने अनाया की ओर देखा। क्या अनाया वाकई उसकी मदद कर रही थी या यह रुद्र का बिछाया हुआ कोई नया जाल था? अगले एपिसोड में क्या अनाया भीड़ को शांत कर पाएगी? रुद्र का असली चेहरा क्या है? और क्या आर्यन अपने दादाजी के गुप्त फार्म हाउस तक सुरक्षित पहुंच पाएगा? भीड़ का शोर और पत्थरबाजी के बीच अनाया की आवाज गूंजी, रुको, यह सब एक साजिश है। आर्यन कार के अंदर से यह सब देख रहा था। अनाया, जो अभी कुछ घंटे पहले अस्पताल के बिस्तर पर थी, अपनी जान जोखिम में डालकर वहां खड़ी थी। भीड़ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी पीछे से किसी ने चिल्लाया, ये भी इसी की मिली भगत है, यह उसी का खून है, सब मिले हुए हैं। पत्थर फिर से चलने लगे। एक पत्थर अनाया के माथे के पास से गुजरा। आर्यन से अब और देखा नहीं गया। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके निकलते ही सुरक्षा गार्ड्स ने उसे घेर लिया, लेकिन आर्यन ने उन्हें पीछे हटा दिया। चुप हो जाइए सब, आर्यन की गरजती आवाज ने भीड़ को सन्न कर दिया। अगर आपको लगता है कि भागना मेरा रास्ता है तो आप मुझे नहीं जानते। मैं यहीं खड़ा हूं, जिसे हिसाब चाहिए वो आगे आए। लेकिन अगर किसी ने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो याद रखना कि खन्ना ग्रुप का मालिक होने से पहले मैं एक डिलीवरी बॉय था। लड़ना मुझे सड़कों ने सिखाया है। आर्यन का रौद्र रूप देखकर भीड़ पीछे हट गई। अनाया दौड़कर आर्यन के पास आई। उसने कांपते हाथों से एक पेन ड्राइव आर्यन को दी। इसमें वो रिकॉर्डिंग्स हैं जो आकाश ने सिंघानिया और रुद्र के साथ मिलकर बनाई थीं। इसमें साफ है कि कैसे उन्होंने बाजार में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। आर्यन ने पेन ड्राइव शर्मा जी को दी। इसे अभी न्यूज चैनल्स पर लाइव चलवाओ। जैसे ही न्यूज पर यह खुलासा हुआ कि खन्ना ग्रुप के खिलाफ साजिश रची गई है, बाहर जमा भीड़ का गुस्सा ठंडा होने लगा और लोग शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। आर्यन अनाया को लेकर अंदर ऑफिस में आया। अनाया, ये सब तुम्हारे पास कहां से आया? अनाया ने गहरी सांस ली। जब आकाश ने मुझे किडनैप किया था तब मैंने चुपके से अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। मुझे पता था कि वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैंने इसे क्लाउड पर सेव कर दिया था। आर्यन ने अनाया की आंखों में देखा। उसे अब यकीन होने लगा था कि यह लड़की कम से कम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन तभी शर्मा जी ने आकर एक बुरी खबर दी। मालिक, रुद्र ने अगली चाल चल दी है। उसने दादाजी के पुराने फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया है। खबर है कि वो वहां की जमीन खोदकर कुछ ढूंढ रहा है। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वहां दादाजी की एक पुरानी डायरी है। रात के अंधेरे में आर्यन और शर्मा जी शहर से दूर उस पुराने फार्म हाउस पहुंचे। वहां चारों तरफ रुद्र के आदमी पहरा दे रहे थे। आर्यन ने मुख्य रास्ते के बजाय जंगल के रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। आर्यन ने अपनी गन निकाली, लेकिन सामने से एक साया निकला। वो और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। वह फटे हुए कपड़ों में थी और बुरी तरह डरी हुई थी।
आर्यन, मुझे पता था तुम यहां आओगे, नेहा फुसफुसाते हुए बोली। आर्यन ने नफरत से कहा, तुम जेल में नहीं थी? मैं भाग गई। रुद्र के आदमियों ने मुझे मार डालने की कोशिश की क्योंकि मैं उनके राज जान गई थी। आर्यन, रुद्र सिर्फ जायदाद नहीं चाहता, वो तुम्हारी मां की मौत का बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि तुम्हारी मां की वजह से उसे घर से निकाला गया था। आर्यन के होश उड़ गए। मेरी मां का रुद्र के निष्कासन से क्या लेना देना? नेहा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। रुद्र तुम्हारी मां से प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने उनसे शादी कर ली। रुद्र ने पागलपन में तुम्हारी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए दादाजी ने उसे बेदखल कर दिया था। अब वो वही आग तुम्हारे पूरे परिवार में लगाना चाहता है। तभी फार्म हाउस के अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आर्यन अंदर की ओर भागा। वहां हॉल के बीचों बीच एक जमीन खुदी हुई थी और एक आदमी हाथ में मशाल ली खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वह रुद्र खन्ना था। रुद्र ने आर्यन को देखते ही एक भयानक हंसी हंसी। आ गया खन्ना खानदान का चिराग। देख आर्यन, जिस जमीन के लिए तेरे बाप ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, आज उसी जमीन के नीचे मैं तेरे खानदान की इज्जत दफन कर दूंगा। रुद्र के हाथ में वही डायरी थी जिसे आर्यन ढूंढने आया था। रुद्र ने लाइटर जलाया और डायरी के पास ले गया। इस डायरी के साथ साथ आज ये मेंशन और तू सब राख हो जाओगे। तभी आर्यन ने देखा कि रुद्र ने पूरे हॉल में बारूद बिछा रखा था। अगले एपिसोड में क्या आर्यन उस डायरी को जलने से बचा पाएगा? क्या रुद्र खुद को और आर्यन को खत्म करने के लिए बारूद में आग लगा देगा? और नेहा का असली इरादा क्या है? प्रायश्चित या एक और धोखा? हॉल में बारूद की गंध फैली हुई थी। रुद्र के हाथ में जलता हुआ लाइटर और दूसरे हाथ में वो डायरी थी जिसमें खन्ना परिवार के सारे राज दफन थे। आर्यन और रुद्र के बीच महज 10 कदम की दूरी थी, लेकिन उन कदमों के बीच बिछा था मौत का जाल। रुद्र की आंखों में पागलपन था। शेखर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आर्यन, मेरी मोहब्बत, मेरा हक, मेरा वजूद, आज मैं उसका आखिरी निशान मिटा दूंगा। आर्यन ने शांत रहने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, रुद्र चाचा, आप जिसे इंतकाम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक गलत फहमी है। दादाजी ने आपको इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आप मां से प्यार करते थे, बल्कि इसलिए निकाला क्योंकि आपने मां को मारने की कोशिश की थी। आप प्यार नहीं, सिर्फ कब्जा करना जानते हैं। खामोश, रुद्र चिल्लाया। प्यार और कब्जे में बहुत बारीक लकीर होती है और आज वो लकीर खून से धुलेगी। रुद्र दो ने लाइटर बारूद की लकीर के पास ले जाने की कोशिश की। तभी पीछे से नेहा चिल्लाई, आर्यन, हटो वहां से। नेहा ने अचानक रुद्र पर हमला कर दिया। उसने पास पड़ा एक भारी पीतल का फूलदान रुद्र के हाथ पर दे मारा। लाइटर हाथ से छूटकर दूर गिरा, लेकिन डायरी रुद्र की पगदाह में ही रही। रुद्र ने गुस्से में नेहा को धक्का दिया और वह दीवार से जा टकराई। आर्यन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह बिजली की फुर्ती से झपटा और रुद्र को जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। एक तरफ तजुर्बा और नफरत थी, तो दूसरी तरफ जवानी और सच की ताकत। तुम कभी नहीं जीतोगे आर्यन, रुद्र ने आर्यन का गला भींचते हुए कहा। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई और रुद्र के हाथ से वो डायरी छीनकर दूर फेंक दी। इसी छीनाच पट्टी में रुद्र की जेब से एक दूसरा लाइटर निकला और इस बार वह फर्श पर बिछी बारूद की एक पतली परत पर जा गिरा। फूंक! आग की एक लकीर सांप की तरह हॉल में दौड़ने लगी। भागो यहां से, शर्मा जी चिल्लाए, जो खिड़की के पास पहुंच चुके थे। आर्यन ने डायरी उठाई और नेहा की ओर भागा, जो बेहोश पड़ी थी। उसने नेहा को अपने कंधे पर उठाया। रुद्र वहीं जमीन पर बैठकर हंस रहा था। जाओ, भाग सको तो भाग लो, लेकिन ये आग बुझेगी नहीं। आर्यन और शर्मा जी नेहा को लेकर जैसे ही फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पूरा फार्म हाउस आग की लपटों में घिर गया। छत भर भरा कर गिर पड्ढी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में वो डायरी सुरक्षित थी। वह हांफते हुए पीछे मुद्दा। रुद्र खन्ना उस आग के अंदर ही समा गया था। एक पुराना अध्याय हमेशा के लिए जलकर राख हो चुका था। 3 दिन बाद खन्ना मेंशन में शांति थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में रुद्र की मौत की पुष्टि कर दी थी।
नेहा अस्पताल में थी और उसकी गवाही की वजह से आर्यन पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए थे। आर्यन अपने कमरे में बैठा वो डायरी पीअर एच रहा था। डायरी के आखिरी पन्नों पर दादाजी ने कुछ ऐसा लिखा था जिसने आर्यन की आंखों में आंसू ला दिए। वहां लिखा था, आर्यन, अगर तुम ये प्रिय रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जीत चुके हो, लेकिन याद रखना, दौलत से बद्धा एक और खजाना है, अनाया। वो तुम्हारे पिता की भूल नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। उसकी मां छाया ने ही तुम्हारी मां की जान बचाई थी जब रुद्र ने उन पर हमला किया था। अनाया का ख्याल रखना, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, ढाल है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अनाया को बुलाया, जो अपना बैग पैक करके घर से जा रही थी। कहां जा रही हो? आर्यन ने गेट पर उसे रोकते हुए पूछा। अनाया ने उदासी से कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब आप सुरक्षित हैं और खन्ना ग्रुप भी। मेरे यहां रहने का अब कोई मतलब नहीं है। आर्यन ने डायरी उसके सामने रखी। मतलब है अनाया, इस घर को एक वारिस नहीं, एक परिवार की जरूरत है। क्या तुम अपनी पुरानी शर्तों को भूलकर मेरी बहन बनकर इस घर में रहोगी? अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आर्यन को गले लगा लिया। शहर की एक जेल की कोठरी में आकाश खन्ना बैठा टीवी देख रहा था। टीवी पर आर्यन और अनाया की साथ में तस्वीर आ रही थी। तभी एक पुलिस वाला आया और उसने आकाश को एक छोटा सा नोट दिया। आकाश ने नोट खोला। उसमें लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली वारिस तो अभी भी पर्दे के पीछे है। आकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उधर आर्यन अपनी बालकनी में खदा शहर को देख रहा था। उसने एक जंग जीत ली थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि एस नाम का एक नया साया पहले से ही उसकी परछाई का पीछा